हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न our civics textbook, chapter 8, confronting marginalization. In our previous lesson we have learned about the protecting the rights of Dalits and Adivasis. इसके पहले के लेसन में हम लोगों ने दलितों और आदिवासियों के अधिकार की सुरक्षा के बारे में पढ़ लिया है। इस टॉपिक के ठीक बगल में लेफ्ट हैंड साइड रेड बॉक्स में कबीर दास के विचार लिखे हुए हैं। हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं। कबीर दास जातिगत भेदभाव को लेकर या धर्म और जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर किस तरह से लोगों ने कमजोर लोगों के प्रति किस तरह से दुर्व्यवहार या अत्याचार किया है, इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या कहा है और किस प्रकार भेदभाव करने वालों की उन्होंने आलोचना की है, इसे भी पढ़ते हैं। यू मे हैव रीड कबीर्स पोएम इन योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स। आपने अपने लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में कबीर के दोहों के बारे में, उनके पदों के बारे में पढ़ा है। कबीर was a 15th century poet and weaver who also belonged to the Bhakti tradition. कबीर दास 15वीं शताब्दी के कवि थे। व्यवसाय से या पेशे से वे बुनकर थे और भक्ति परंपरा के कवि थे। उन्होंने अपनी कविता या अपने दोहे और पदों में ईश्वर की भक्ति के भाव तो दर्शाए ही हैं, उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। Kabir's poetry spoke about his love for the Supreme Being, free of ritual and priests. कबीर की पोएट्री या कबीर की कविता में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए या ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखने के लिए किसी भी प्रकार के रिचुअल या कर्मकांड या अनुष्ठान या प्रीस्ट पुरोहितों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। It also expresses his sharp and pointed criticism of those he saw as powerful. कबीर दास ने अपनी कविता में बड़े ही तीक्ष्ण, शार्प मतलब तीक्ष्ण, और पॉइंटेड क्रिटिसिज्म, तीखी आलोचना उन लोगों की है जिन्हें उन्होंने समाज में बहुत शक्तिशाली देखा। यहाँ बच्चों, शक्तिशाली से मतलब है कि जो लोग समाज के, वे लोग जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को सताने के लिए करते थे। तो ऐसे लोगों के पावर को या उनकी शक्ति को कबीर दास ने क्रिटिसाइज किया, उनकी तीखी आलोचना की।
Kabir attacked those who attempted to define individuals on the basis of their religious and caste identities. कबीर दास जी ने उन लोगों को भी चुनौती दी, who attempted, जिन्होंने प्रयास किया, to define individuals, व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए जाति और धर्म का सहारा लेने वाले लोगों पर कबीर दास ने उनकी आलोचना की, उन पर तीखा प्रहार किया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जाति और धर्म के आधार पर उसकी पहचान बनाना या पहचान करना उचित नहीं है. In his view, every person had the ability to reach the highest level of spiritual salvation and deep knowledge within themselves through their own experience. In his view, कबीर दास के विचार के अनुसार एवरी पर्सन हैड द एबिलिटी, प्रत्येक व्यक्ति के पास यह योग्यता है कि वह हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल साल्वेशन, यानी स्पिरिचुअल साल्वेशन का मतलब होता है आध्यात्मिक मुक्ति के ऊंचे स्तर तक, हाईएस्ट लेवल तक वो पहुंच सकता है. आध्यात्मिक मुक्ति मतलब व्यक्ति अपने आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, संसार, जीवन इत्यादि चीज़ों के बारे में एक अच्छी समझ स्वयं बना सकता है और इस तरह से वह अपने आत्मा और परम सत्ता या ईश्वर के बीच के रहस्यों को समझ सकता है और इस तरह से उसकी आध्यात्मिक मुक्ति हो सकती है. इसमें किसी दूसरे पुरोहित या धार्मिक अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है. व्यक्ति स्वयं अपने अंदर डीप नॉलेज, गहरा ज्ञान अपने अनुभवों के द्वारा प्राप्त कर सकता है. His poetry brings out the powerful idea of the equality of all human beings. कबीर दास की पदों में, कबीर दास की कविता में वे सशक्त विचार हैं, पावरफुल आइडियाज, सशक्त विचार हैं. कैसे? इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स. उन्होंने मनुष्य मात्र के समानता के सिद्धांत पर जोर दिया है, या मनुष्य मात्र आपस में समान हैं, उनकी समानता के सिद्धांत को स्थापित किया है. दूसरी बात जो उन्होंने कही है, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर लेवल, मतलब मनुष्य का देयर लेवल मतलब मनुष्य जो श्रम करता है. सभी मनुष्य आपस में समान हैं और उनके द्वारा किया जाने वाला श्रम वह भी आदरणीय है. हर मनुष्य जो परिश्रम करता है, वह किसी भी प्रकार से किया जाने वाला परिश्रम हो, जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला श्रम, वह आदरणीय है, उसका सम्मान होना चाहिए. और कबीर ने मानव श्रम का सम्मान किया है अपने दोहों में. मतलब व्यक्ति को
कार्यशील रहना चाहिए। कर्म ही हर व्यक्ति का एक मानव धर्म है। इस सिद्धांत पर कबीर ने बल दिया है। He writes about valuing the work of the ordinary potter. वे लिखते हैं कि हम एक साधारण पॉटर या बर्तन बनाने वाले के कार्य का भी हमें वैल्यू करना चाहिए, उसे महत्व देना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने कार्य को बड़े ही तल्लीनता से करता है। उसकी सारी बुद्धि, कला और शारीरिक श्रम, बुद्धि, विचार, सब कुछ का प्रयोग जब होता है तब मिट्टी के बर्तनों का निर्माण वह करता है। तो उसके इस कार्य का भी सम्मान होना चाहिए। मिट्टी का बर्तन बना रहा है इस नाम पर उसके काम की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसके काम को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। द वीवर एंड द वुमेन कैरिंग द वाटर पॉट लेबर that in his poetry becomes the basis of understanding the entire universe. तो बच्चों आगे वे लिखते हैं, he writes about valuing the work of the ordinary potter, the weaver, बुनकर के कार्य का भी, जो कपड़े बुनते हैं उनके कार्य का भी सम्मान होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। the woman carrying the water pot, और महिलाएं जो कुओं से या नदी से घड़े भर कर लाती हैं उनके भी परिश्रम का सम्मान होना चाहिए। और वे कहते हैं अपनी पोएट्री में कि द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटायर यूनिवर्स, अगर हम श्रम का, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले परिश्रम का महत्व करना जान लें तो यही सारे यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने का बेसिस यानी आधार बन जाएगा। क्योंकि सारे ब्रह्मांड में हमेशा क्रियाशीलता चल रही है, परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ गतिमान है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। मनुष्य जीवन में भी अगर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो यह भी ब्रह्मांड को समझने का एक आधार, ब्रह्मांड के सिद्धांत को समझने का एक आधार हो सकता है। His direct, courageous challenge inspired many, and even today Kabir's poetry is sung and appreciated by Dalits, marginalized groups, and those critical of social hierarchies in some states like UP, Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh, Bengal, Bihar and Gujarat. कबीरदास ने बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट, सीधी चुनौती दी। और इन्होंने समाज में चलने वाली कुरीतियां, अंधविश्वास, कुप्रथाएं, इनको इस तरीके से, साहसपूर्ण तरीके से और प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने तीखी आलोचना की, लोगों को चुनौती दिया उनके असत्य या गलत प्रथाओं के लिए। और इस तरह से उनकी कही हुई बातें इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों द्वारा उनकी कविताएं गाई जाती हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। और विशेष रूप से जो दलित लोग हैं या जो मार्जिनलाइज्ड
ग्रुप्स के लोग हैं, या जो लोग सोशल हायरार्कीज, सामाजिक अधिक्रम में जिन्हें नीचे ठहराया जाता है, और वे लोग ऐसे समाज की आलोचना करते हैं, क्रिटिकल हैं ऐसे समाज के लिए, ये सभी लोग कबीरदास की पदों को गाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, खुद प्रेरणा लेते हैं। और ज़्यादातर हम देखें तो कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर कबीरदास के पद बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात इत्यादि। तो बच्चों, आगे और भी अगले पेज पर कबीरदास के विचार और उनका एक पद दिया हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं। किस तरह से उन्होंने समाज में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना फैलाने वाले लोगों से प्रश्न किया है। उनसे वे पूछते हैं कि छुआछूत आपस में क्यों होना चाहिए? मतलब हम सब लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सबके शरीर में एक ही तरह का रक्त संचार होता है, एक ही तरह के खून मांस से हम बने हुए हैं, फिर आपस में हम एक दूसरे के प्रति भेदभाव या छुआछूत का भाव क्यों रखते हैं? वे पूछते हैं। विशेष रूप से यहाँ दिए गए पद में वे हिंदू समाज के पंडितों से पूछते हैं, पंडित, लुक इन योर हार्ट फॉर नॉलेज। ब्राह्मणों या पंडितों, तुम ज्ञान के लिए अपने हृदय में झांको, अपने अंदर झांको और हमारे प्रश्नों का जवाब दो। टेल मी वेयर अनटचेबिलिटी केम फ्रॉम। छुआछूत कहाँ से आता है? अस्पृश्यता कहाँ से आती है? सिंस यू बिलीव इन इट, चूंकि तुम इसमें विश्वास करते हो कि कुछ लोग स्पृश्य हैं, मतलब स्पर्श करने योग्य हैं, साफ सुथरे हैं, और कुछ लोग अस्पृश्य हैं, अनटचेबल हैं, छूने योग्य नहीं है, स्पर्श करने योग्य नहीं है। वे कहते हैं कि मिक्स रेड जूस, व्हाइट जूस एंड एयर, मतलब अगर तुम ये रेड जूस, व्हाइट जूस और एयर को आपस में मिला देते हो, उनका मानना है कि संसार इसी तरह के विभिन्न प्रकार के रसों से, लाल, सफ़ेद और वायु के संचार से मानव शरीर की रचना हुई है। फिर जब सभी मानव शरीर की रचना एक ही प्रकार से हुई है, तो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता कहाँ से आती है? पुनः वे कहते हैं, अ बॉडी बेक्स इन अ बॉडी। एक मानव शरीर के अंदर दूसरा मानव शरीर बनता है, यानी माता के गर्भ में दूसरे मानव शिशु का पालन होता है और फिर उसी माता के गर्भ से मानव शिशु जन्म लेता है। बेक होता है मतलब माता के गर्भ में बच्चे का, शिशु का निर्माण होता है। फिर कहते हैं वी ईट बाय टचिंग,
हम भोजन करते हैं तो किसी चीज़ को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, हाथ में लेते हैं, फिर खाते हैं। वी वॉश बाय टचिंग, हम वॉश करते हैं, साफ सफाई करते हैं तो जल को टच करते हैं, माने जल से अपनी साफ सफाई करते हैं। फ्रॉम ए टच द वर्ल्ड वॉज बॉर्न, और सारी चीज़ें जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, उन्होंने कहा कि रेड जूस, वाइट जूस, एयर, ये सभी जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, मतलब एक दूसरे से उनका टच होता है, तो दुनिया का निर्माण होता है। वर्ल्ड वॉज बॉर्न, इस सृष्टि का निर्माण होता है। सो हु इज अनटच्ड, इसमें से हु हैज अनटच्ड जो हम कहेंगे, मतलब इसमें अनटच्ड कौन है? आस्क कबीर, कबीर पूछते हैं, कबीरदास पूछते हैं कि यहाँ पर अनटच्ड कौन है? Who has untouched? Only she, क्या कह सकते हो बच्चों? So who is untouched? कौन अनटच्ड है इस दुनिया में? अस्पृश्य कौन है? यह मतलब है बच्चों, सॉरी, कि इस दुनिया में अस्पृश्य कौन है, अछूत कौन है? तो पूछते हैं, तो फिर कहते हैं कौन ऐसा है जिसको कि नहीं, जिसको नहीं छुआ जा सकता है। वो कहते हैं ओनली शी। ये शी का यूज उन्होंने किसके लिए किया है? हु इज फ्री फ्रॉम डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है बच्चों माया, मोह, भ्रम, डेल्यूशन या डिल्यूशन। तो जो लोग माया मोह के बंधन से मुक्त हैं, जिनके ऊपर माया का असर नहीं है, वो लोग अस्पृश्य हैं। उन्हें फिर कोई चीज टच नहीं कर पाती है। यहाँ कबीर का अपना दर्शन है बच्चों, अपने तरीके से उन्होंने अनटच्ड की परिभाषा गढ़ी है नए तरीके से, कि वह व्यक्ति अछूत हो सकता है जो समाज के अधिक्रम में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, यानी जो माया मोह के बंधन से ऊपर उठ चुका है। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को फिर हम स्पर्श कर ही नहीं सकते, या उस व्यक्ति को स्पर्श करने से उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो हम कह सकते हैं, कबीरदास ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को अस्पृश्य, अनटचेबल कहा जा सकता है, हु इज फ्री फ्रॉम डेल्यूशन। तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम हैं, वे सिर्फ संत महात्मा हो सकते हैं, बाकी सभी लोग सामान्य जन हैं, उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये बच्चों, ये कविता का अर्थ रहा जो दी हुई है। यहाँ कबीरदास को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि 15वीं शताब्दी में कबीर जैसे भक्त संतों ने समाज में फैली हुई छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव जैसी कुरीतियों के प्रति उनके अंदर स्वयं तो जागरूकता आई ही, उन्हें समाज की इस स्थिति को देखकर तकलीफ हुई और उन्होंने समाज में लोगों को सुधारने के लिए उनकी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, उसे दूर करने का संदेश दिया। उनके साथ और भी कवि थे,
भक्ति काल के और भी कई कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान से भक्ति की प्रार्थना तो की ही, साथ में समाज में फैली हुई ये जो गलत प्रथाएं थीं इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई और कहा कि सभी लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सभी लोग आपस में समान हैं, मनुष्य और ईश्वर के बीच में कोई तीसरा नहीं है, इसलिए हमें कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव आपस में नहीं रखना चाहिए। इसके पहले यही बात आपने 14वीं शताब्दी की कवयित्री सोयराबाई के बारे में, उनके विचार, उनके पोयम के माध्यम से पढ़े। तो बच्चों यहाँ ये कबीरदास जी के विचार हमने पढ़ लिए। नीचे जो दी गई हैं चीज़ें, जो कविता हमने पढ़ी उसके बारे में ही कुछ और चीज़ें आपको बताई गई हैं। He takes the word untouchable and gives it a very different meaning। तो अभी आपको हमने जैसा कि बताया कि अनटचेबल वर्ड का मीनिंग ही उन्होंने सबसे अलग बताया, जैसा कि अभी हमने बताया। अब आगे हम देखते हैं बच्चों किस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का उपयोग रत्नम ने किया और बाकी दूसरे दलित और ट्राइबल कम्युनिटी ने भी इस एक्ट का किस तरह से उपयोग किया, अपने आप को कास्ट सिस्टम से प्रिवेंट करने के लिए, ये जो समाज के जो पावरफुल लोग थे उनके अत्याचार से या उनके दुर्व्यवहार से बचने के लिए इसका उन्होंने उपयोग किया। बच्चों और एक बात जान लीजिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज को हम कह सकते हैं हिंदी में दलित जाति, और शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब होता है आदिवासीज। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार निवारण, एक्ट मतलब कानून। तो दलित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989, हिंदी में हम इस प्रकार इसको जानेंगे। रत्नम की कहानी आपने पढ़ लिया, आपने देखा कि रत्नम ने किस प्रकार इस एक्ट का सहारा लेते हुए और अपना केस पुलिस स्टेशन पर फाइल कराया था, अपना कंप्लेंट फाइल कराया था। रत्नम sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful castes in his village। आपने देखा था कि वहाँ के जो डोमिनेंट क्लास के लोग थे उन्होंने रत्नम के फैमिली पर या रत्नम के साथ वायलेंस का भी सहारा लिया और उसे किस प्रकार अनुचित कार्य करने के लिए कह रहे थे। तो उनके अगेंस्ट में रत्नम ने अपना कंप्लेंट इसी एक्ट के अंडर पुलिस स्टेशन में फाइल कराया था। यह एक्ट कब बना था बच्चों, ये भी हम जान लें। दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989। यह
चूंकि यह एक्ट या यह कानून 1989 में पारित हुआ था, और किस लिए? इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड बाय दलित्स एंड अदर्स। दलित और दूसरे और भी कमज़ोर वर्ग के लोगों ने सरकार से यह डिमांड रखी थी कि गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलिएशन दलित्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एन एवरीडे सेंस। तो जैसा देखा आपने बच्चों कि दलित और उनके साथ और भी वे लोग जो कमज़ोर थे, जो कि ह्यूमिलिएशन और इल ट्रीटमेंट के सेंस से रोज रूबरू हो रहे थे, फेस कर रहे थे, उन्होंने ही उन लोगों के डिमांड पर गवर्नमेंट ने ये एट्रोसिटी एक्ट 1989 को पास किया था। तो अत्याचार निवारण कानून 1989 इनके डिमांड पर फ्रेम हुआ था। While such treatment had persisted for a long time, यद्यपि इस तरह का जो ट्रीटमेंट था पावरफुल लोगों का, समाज के पावरफुल लोगों का समाज के वीकर सेक्शन के प्रति, it had acquired a violent character in the late 1970 and 1980s। धीरे धीरे ये ट्रीटमेंट एक दूसरे के प्रति वायलेंट कैरेक्टर के रूप में चेंज हो गया। कब? 1970s से लेकर 1980s तक। जो समाज के पावरफुल लोग थे उन्होंने कमज़ोर लोगों का विरोध करना शुरू किया, और जो कमज़ोर लोग थे, वीकर सेक्शन के लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट पर अत्याचार निवारण के लिए एट्रोसिटीज़ को, एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार, मैं पहले बता चुकी हूँ बच्चों, इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट से कानून पारित करने के लिए इन लोगों ने कहा, और अंत में 1989 में ये एक्ट पारित भी हो गया। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब 1970 से 1980s के पीरियड में, इन पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया ए नंबर ऑफ assertive दलित ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे आग्रही दल का आगमन हुआ। असर्टिव मतलब आग्रही दलित ग्रुप्स, जो कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, और समाज के जो पावरफुल लोग थे उनके प्रति, उनके अगेंस्ट में पुरजोर आवाज उठा रहे थे। साथ ही ये आग्रही या असर्टिव दलित ग्रुप्स ने अपनी सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज को परफॉर्म करने से भी मना कर दिया। मतलब उनकी जो जातिगत ड्यूटीज पहले डिसाइड की गई थी पावरफुल लोगों द्वारा, उसको भी परफॉर्म करने से इन्होंने मना कर दिया। जैसा कि आपने रत्नम के केस में देखा कि रत्नम ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, एंड इंसिस्टेड ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली। और उन्होंने गवर्नमेंट को और सोसाइटी को भी इंसिस्ट किया कि दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट सोसाइटी में मिलना चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लाइक रत्नम
They refused to follow practices located in the humiliation and exploitation of Dalits. तो उनके खिलाफ जो ह्यूमिलिएशन का उनके साथ जो अपमानपूर्ण, ह्यूमिलिएशन मतलब अपमानपूर्ण या शोषण का कार्य होता था, उसको करने से उन्होंने मना कर दिया. This resulted in the more powerful castes unleashing violence against them. और इस तरह से उनके खिलाफ एक खुलेआम हिंसा, अनलेशिंग वायलेंस मतलब खुलेआम हिंसा का दौर एक तरह से शुरू हुआ. आपस में हिंसक झड़पें होने लगी, क्योंकि पावरफुल चाहते थे कि जो उनकी जातिगत ड्यूटीज़ हैं उसे वे परफॉर्म करें, और इधर जो दलित जाति के लोग थे उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से, सो कॉल्ड ड्यूटी को परफॉर्म करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वह उनके लिए अपमानजनक, ह्यूमिलिएटिंग ड्यूटी थी. एक्सप्लॉयटेशन वे अपना बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, वो बर्दाश्त करने को, आगे टॉलरेट करने को नहीं तैयार थे. In order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in the most hideous manner, उन्होंने गवर्नमेंट को ये भी शो किया. ये जो एसर्टिव दलित ग्रुप्स थे, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू इंडिकेट टू द गवर्नमेंट को उन्होंने इंडिकेट किया कि अनटचेबिलिटी वाज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड. अनटचेबिलिटी यद्यपि बैन हो गई है, लेकिन फिर भी इट इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड, ये अभी भी प्रैक्टिस की जा रही है, एंड अभी भी प्रैक्टिस में है. और मोस्ट हार्डियस मैनर, हार्डियस मतलब बहुत ही खराब तरीके से, भयंकर, हार्डियस का मतलब होता है मतलब बहुत ही बुरे तरीके से अभी भी अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है वो समाज में अभी भी चल रहा है. दलित ग्रुप्स डिमांडेड न्यू लॉज. दलित ग्रुप्स ने नए कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट से डिमांड किया. दैट वुड लिस्ट द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित्स, जो कि अगर इस तरह के कानून बने जो कि विभिन्न प्रकार के जो वेरियस सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस हैं दलितों के लिए, जो ये अलग अलग तरीके के जो वायलेंस मतलब हिंसक कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी हिंसक कार्यों के लिए अलग अलग प्रेस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, हर वायलेंस के एक्ट के अगेंस्ट में स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त सजा, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की व्यवस्था सरकार की ओर से होना चाहिए. अगर किसी दलित लोग के खिलाफ अलग अलग तरीके से वायलेंस किया जाता है, तो हर वायलेंस का अलग अलग सजा, सख्त सजा मुकर्रर होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए उन लोगों के लिए, फॉर दोज हु इंडल्ज इन देम, जो लोग हिंसक कार्य, अत्याचारपूर्ण कार्य दलित समूहों के साथ करते हैं, उनके लिए सख्त सजा की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए. Likewise, throughout the 1970s and 1980s, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal rights. इसी तरीके से 1970s to 1980s के बीच में आदिवासी लोग भी सफलतापूर्वक आपस में आपस में ऑर्गेनाइज होने लगे, और उन्होंने भी डिमांड किया इक्वल राइट्स के लिए, फॉर देयर लैंड
एंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देम। उन्होंने आदिवासी भी ऑर्गेनाइज होकर के ये कहने लगे कि उनके रिसोर्सेज को, उनके लैंड को अब उन्हें फिर से वापस कर दिया जाना चाहिए। दे टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप्स। अब समाज के जो पावरफुल लोग थे उनके एंगर का इन्हें भी सामना करना पड़ा, आदिवासी ग्रुप को भी, एंड वर सब्जेक्ट टू ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। और अब पावरफुल लोगों द्वारा इन्हें भी हिंसा का सब्जेक्ट, मतलब इनके साथ हिंसक व्यवहार करने लगे समाज के जो सशक्त लोग थे। तो इस तरह से बच्चों, दिस इज वाई दिस एक्ट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स। तो इसलिए इस लिस्ट में, इस एक्ट में बच्चों ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, इस एक्ट में एक बड़ा ही लंबा लिस्ट रखा गया है क्राइम्स का, जो कि सशक्त लोग समाज के वीकर सेक्शन के अगेंस्ट में करते थे। सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल इवन टू कंटेम्पलेट। और उसमें से बहुत ऐसे एक्ट इन लोगों के साथ होते थे जो बहुत ही हॉरिबल होते थे, इवन टू कंटेम्पलेट, मतलब जिन्हें सोचा भी नहीं जा सकता है, ऐसे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे भी इनके साथ अपराध होते थे। तो उन सब अपराधों का एक लिस्ट बनाया गया इस एक्ट में क्योंकि हर अपराध का अलग अलग सजा होता है। The act does not only describe terrible crimes but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of। यह एक्ट केवल यह नहीं डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन से टेरेबल क्राइम्स थे जो कि लोग एक दूसरे के साथ करते थे, बल्कि लोगों को उन अपराधों के बारे में भी जानने का मौका मिला जो बड़े ही ड्रेडफुल डीड्स थे, मतलब बहुत ही भयंकर अपराध या कार्य होते थे जो ह्यूमन बीइंग दूसरे के साथ कर सकता था। इन दिस सेंस laws such as these seek to both punish as well as influence the way we think and act। इस तरह से जो इस एक्ट में कानून बनाए गए, जो नियम बनाए गए, वो in this sense laws such as these seek to both punish, नियम इसलिए भी बनाए गए कि जो लोग ऐसा अपराध करते हैं उन्हें पनिश भी किया जाए, और as well as influence the way we think and act, और हमारी सोच और हमारे कार्य को प्रभावित करने के लिए भी ये लॉज बनाए गए। मतलब हम इस तरह से गलत तरीके से न सोचें और न कार्य करें, और नहीं तो सख्त सज़ा अपने अपराध के लिए, या कोई क्राइम करता है कोई व्यक्ति दूसरे के अगेंस्ट में, किसी कमज़ोर व्यक्ति या किसी दलित या किसी ट्राइबल ग्रुप के साथ, तो उसे अपने किए गए क्राइम का पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो बच्चों, आज का पाठ बस इतना ही। आगे भी और भी चीज़ें जो बची हुई हैं उससे हम अगले पाठ में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।